नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए प्रतिदिन आपके पास वीडियो लेकर के आ रहे हैं और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके पास वीडियो आता रहेगा। अतः प्रतिदिन 2 क्लास चल रहे हैं। एक सुबह 8 बजे चल रहा है बच्चों एक क्लास, और एक क्लास आपको चलेगा शाम में 7 बजे। आप दोनों टाइम क्लास अवश्य ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े हुए रहें, ठीक है। यदि आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हाय हेलो लिख करके भेजिए, आपको तत्काल पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज का प्रथम प्रश्न है कि छने छने यनवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया कथन किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ए में है कालिदास, बी में है नागेंद्र देव, सी में है जयदेव और डी में है बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, मतलब कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि अनुपात का सामंजस्य सौंदर्य उत्पादन करता है, ऐसा किस ग्रंथ में वर्णित है? ध्यान दीजिए, अनुपात का सामंजस्य सौंदर्य उत्पादन करता है, ऐसा किस ग्रंथ में वर्णित है? ए में आपका है नाट्य शास्त्र, बी में है शुक्र नीतिसार और सी में है विदेशी और डी में है संगीत रत्नाकर। बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि शुक्र नीतिसार में। नेक्स्ट प्रश्न है, आकर्षित करने की शक्ति ही सौंदर्य है, ऐसा किसने कहा? आकर्षित करने की शक्ति ही सौंदर्य है, ऐसा किसने कहा? तो ए में है भरत, बी में है गणपत चंद्रगुप्त, सी में है कालिदास, डी में है प्लेटो। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? बी कहने का मतलब है कि गणपत चंद्रगुप्त। आकर्षित करने की शक्ति ही सौंदर्य है, ऐसा किसने कहा? तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वीं शताब्दी के अंत में आंध्र प्रदेश में किस संगीतज्ञ का जन्म हुआ था? ए में है पुंडरीक विठल, बी में है सोमनाथ, सी में है त्यागराज और डी में है दद्दू दयाल। आप आंसर बताते चलिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बार बार बता रहे कि आंसर क्या करते चलिए, बताते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोमनाथ। क्या हो जाएगा? सोमनाथ कहने का मतलब है कि 16वीं शताब्दी के अंत में आंध्र प्रदेश में किस संगीतज्ञ का जन्म हुआ? तो सोमनाथ का। किसका जन्म हुआ? सोमनाथ का। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, लोचन साहब का जन्म किस प्रांत में हुआ था? इसका आपको आंसर याद होना चाहिए। लोचन साहब का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ए में आपका है उत्तर प्रदेश, बी में आपका है मध्य प्रदेश, सी में आपका है बिहार और डी में आपका है हरियाणा। डी में क्या है? हरियाणा। बताइए। तब तक आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बार बार बोल रहे हैं कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते रहिए। इससे फायदा आपको 100% आपको याद हो जाएगा, याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी कहने का मतलब है बच्चों कि बिहार। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? बिहार, ठीक है। मतलब लोचन साहब का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। सी नंबर इसका आंसर सही है। अब देखिए, लोचन साहब के बारे में एक और आपको बात बता देना चाहते हैं कि लोचन साहब जो है एक बहुत अच्छा किताब लिखे थे, राग संगीत संग्रह। राग संगीत संग्रह। राग संगीत संग्रह के लेखक कौन है? तो लोचन साहब है। अब फिर से देखिएगा, लोचन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में। और राग संगीत संग्रह के लेखक कौन है? तो लोचन साहब है। नेक्स्ट प्रश्न है, संन्यास विन्यास और अंतर मार्ग का वर्णन किस ग्रंथकार ने किया है? संन्यास विन्यास और अंतर मार्ग का वर्णन किस ग्रंथकार ने किया है? तो ए में है बच्चों आपको भरत, बी में है साहुदेव और सी में है मतंग ऋषि और डी में है दलितम। साहुदेव बच्चों नहीं होगा, सारंग देव होगा। क्या होगा? सारंग देव। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सारंग देव। सारंग देव, सारंग देव
कहने का मतलब है कि बी नंबर इसका ऑप्शन क्या है, सही है, सारंगदेव। संन्यास विन्यास और अंतर मार्ग का वर्णन किस ग्रंथकार ने किया है, तो सारंगदेव ने किया। संन्यास विन्यास और अंतर मार्ग का वर्णन किस ग्रंथकार ने किया है, तो सारंगदेव ने किया है। पंडित सोमनाथ किस वाद्य को बजाते थे, पंडित सोमनाथ किस वाद्य को बजाते थे, बताइए। ए में आपका तबला, बी में सितार, सी में है बीना और डी में है वायलिन। आप आंसर मित्रों बताते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बीना बजाते थे। क्या बजाते थे, पंडित सोमनाथ क्या बजाते थे, तो बीना बजाते थे। पंडित सोमनाथ क्या बजाते थे, तो बीना बजाते थे बच्चों। अगला प्रश्न है कि हृदय रामा राम की रचना किस विद्वान द्वारा की गई। हृदय रामा राग यहाँ पर होगा। हृदय रामा राग की रचना किस विद्वान द्वारा की गई। ए में है लोचन, बी में हृदय नारायण देव और सी में आपको है त्यागराजन और डी में है तानसेन। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, मतलब हृदय नारायण देव। हृदय रामा राग की रचना किस विद्वान द्वारा किया गया, तो हृदय नारायण देव द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि गमक का कौन सा प्रकार आधुनिक ठाट है। आधुनिक ठाट है तो ए में है प्लवित, बी में है त्रिभिन्न और सी में है गुम्फित और डी में है उत्साहित। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपका प्लवित। क्या हो जाएगा, प्लवित, मतलब ए नंबर। कहने का मतलब है कि गमक का कौन सा प्रकार आधुनिक ठाट है, तो प्लवित है। नेक्स्ट प्रश्न है मुथुस्वामी दीक्षित की सर्वप्रथम कृति किस राग में निबंध है। ए में आपका बच्चों है मालवा बौद्ध राग, बी में है राग मियाँ की मल्हार, सी में है मालकंस और डी में है राग तोड़ी। बताइए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि मालव बौद्ध राग मुथुस्वामी दीक्षित की सर्वप्रथम कृति किस राग में निबंध है, तो मालव बौद्ध राग में। अगला प्रश्न है दक्षिणी संगीत पद्धति में शुद्ध स्वरों के घाट या मेल को क्या कहते हैं, आपको बच्चों याद रखना है। ए में आपका है श्री शंकर भरण, बी में है बिलावल, सी में है कनकांगी और डी में हंस ध्वनि। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कनकांगी। क्या आंसर हो जाएगा, कनकांगी। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग यमनी बिलावल में किस स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग होता है। ए में आपका है निषाद, बी में है चैत, सी में है मध्यम और डी में है गंधार, मतलब सी नंबर मध्यम हो जाएगा। राग यमनी बिलावल में किस स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग हुआ है, तो मध्यम। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है। अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है, नाट्य नारदीय शिक्षा का, नाट्य शास्त्र का या विदेशी का या संगीत रत्नाकर का। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है आपको कि नाट्य शास्त्र का। अभिनव भारती किस ग्रंथ का टीका है, तो नाट्य शास्त्र का। नेक्स्ट प्रश्न प्राचीन श्रुति स्वर विभाजन में मध्यम कौन सी श्रुति पर होती है। ए में है प्रीति, बी में है मार्जनी, सी में है क्षिति और डी में है रक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मार्जनी, बी नंबर। प्राचीन श्रुति स्वर विभाजन में मध्यम कौन सी श्रुति पर होती है, तो मार्जनी पर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों हृदय नारायण देव द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सी है। तो ए में आपका है श्रृंगार दीपिका, बी में है हृदय कौतिक और सी में है संगीत वसुधा और डी में है संगीतामृत। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब कि हृदय कौतुक है। हृदय नारायण देव द्वारा रचित ग्रंथ कौन है, तो हृदय कौतुक है। अगला प्रश्न बच्चों कि ब्रज में रामलीला को प्रचलित करने का श्रेय किस संगीतज्ञ को जाता है। ब्रज में रामलीला को प्रचलित करने का श्रेय किस संगीतज्ञ को जाता है, तो स्वामी हरिदास, प्रेम वल्लभ, जयदेव या कवि कालिदास। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, मतलब स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों गायन को इस विद्या में केवल राग साल व लय का आनंद होता है।
ए में आपका है तराना, बी में है त्रिवट, सी में है चतुर और डी में है मार। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तराना। क्या हो जाएगा आंसर? तराना। तराना कहने का मतलब है कि गायन को इस विद्या में केवल राग, साल व लय का आनंद होता है, तो तराना में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेल स्वर समूह असाध राज्य शक्तिमान मेल को यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो एप्पल में आपका पंडित भारत खंडे, बी में हृदय नारायण देव, सी में है लोचन साहब और डी में है पंडित सोमनाथ है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोचन साहब, सी नंबर। लोचन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में। लोचन साहब का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। और एक चीज और बता देना चाहते हैं कि राग संगीत संग्रह के लेखक भी कौन है? तो लोचन साहब हैं। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, लोचन ने अपने ग्रंथ में कितने संस्थानों का वर्णन किया है? लोचन ने अपने ग्रंथ में कितने संस्थानों का वर्णन किया है? तो ए में आपका है 12, बी में है 10, सी में है 24 और डी में है 12। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 12। लोचन ने अपने ग्रंथ में कितने संस्थानों का वर्णन किया है? तो 12। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, प्राचीन श्रुति स्वर विभाजन में पंचम किस श्रुति पर होता है? पंचम किस श्रुति पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अलापनी। आंसर क्या हो जाएगा? अलापनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत सार ग्रंथ का रचना काल है, अर्थात संगीत सार ग्रंथ की रचना किस काल में हुई थी? तो बच्चों ए में है 12वीं शताब्दी, बी में है 13वीं, सी में 14वीं और डी में है 16वीं शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14वीं शताब्दी, मतलब सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। संगीत सार ग्रंथ का रचना काल कौन है? तो 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है कि घोषिका बिना तार में तारों की संख्या कितनी होती है? घोषिका बिना में तारों की संख्या कितनी होती है? तो 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1। 1 कहने का मतलब है कि घोषिका बिना में तारों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान को क्या कहते हैं? बताइए आप किस ग्राम में रहते हैं? श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान को क्या कहलाता है? तो ग्राम, मूर्छना, घर और सप्तक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि ग्राम। क्या आंसर हो जाएगा? ग्राम। प्राचीन काल में तराना अन्य किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में तराना को और किस नाम से जाना जाता था? तो अस्तोभगान, तराना, तिलाना या चोलू कट्टू। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, चोलू कट्टू। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि द्रुत, मध्य और विलंबित लय की क्रमानुसार गति को क्या कहते हैं? ए में आपका है पिपीलिका, बी में है गोपूछा, सी में है मृदंग और डी में है समा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, मतलब गोपूछा। क्या आंसर हो जाएगा? गोपूछा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंधों का वर्णन किया गया है? ए में आपका 72, बी में है 75, सी में है 74 और डी में आपका है 70। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर 72। कितना आंसर हो जाएगा? 72। मतलब संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंधों का वर्णन किया गया है? तो 72 का। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों की कर्नाटक संगीत पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो पुरंदरदास। कौन है? पुरंदरदास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंपल हारमोनी के कितने प्रकार होते हैं? सिंपल हारमोनी के कितने प्रकार होते हैं? तो ए में बच्चों आपका ऑप्शन है 3 और बी में आपका ऑप्शन है 2 और सी में है 5 और डी में है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 2। कितना आंसर हो जाएगा? 2। सिंपल हारमोनी के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है। सिंपल हारमोनी के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। किस राग के ध्यान में शिव को चित्रित किया जाता है? बताइए। जैसे कौन सा राग को हम बजाते हैं जिससे कि हिरन हमारे तरफ खींचते चले आता है? जंगल में यदि उस राग को बजाया जाए तो हिरन हमारे तरफ खींचते आता है। उसी तरीका से किस राग के ध्यान में शिव को चित्रित किया गया है? तो भैरव, तोड़ी, ललित और भैरवी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल, भैरव। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? बताइए। पंडित रविशंकर साहब के गुरु कौन थे? उस्ताद इनायत खां गलत है, उस्ताद अलाउद्दीन खां। यही आपका आंसर क्या है?
सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अभी रात्रि का 2 बज रहा है और 2 बजे तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी सफलता निश्चित हो जाए, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हृदय कौतिक ग्रंथ का रचना काल अर्थात हृदय कौतुक ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुआ था। तो आपको ए में है 16वीं, बी में है 17वीं, डी में है 12वीं और डी में है 19वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 17वीं शताब्दी में। हृदय कौतुक ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुआ था? 17वीं शताब्दी में बच्चों हुआ था। दक्षिण भारत में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस भक्त संगीतज्ञ का उदय हुआ था? ए में आपका है रामत्य, बी में है त्यागराज, सी में पुरंदरदास, डी में है मुथु स्वामी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पुरंदरदास, सी नंबर। दक्षिण भारत में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस भक्त संगीतज्ञ का उदय हुआ था? तो पुरंदरदास का। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय कौतुक ग्रंथ के रचनाकार ने किस विद्वान के स्वर को स्वीकार किया है? तो ए में आपका पंडित अबोहल, बी में है पंडित व्यंकमुखी और सी में है लोचन साहब और डी में है श्रीनिवासन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोचन साहब, बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। हृदय कौतुक ग्रंथ के रचनाकार ने किस विद्वान के स्वर को स्वीकार किया है? तो लोचन साहब के। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी हरिदास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ये आपको याद होना चाहिए। स्वामी हरिदास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? दरस, नाद विनोद, श्रृंगार हार, राग रंग लहरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नाद विनोद, बी नंबर। अर्थात स्वामी हरिदास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो नाद विनोद, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कर्नाटक संगीत का पिता की पदवी किस संगीतज्ञ को जाता है? ए में है रामदेव बाबा, बी में है पुरंदरदास, सी में है त्यागराज और डी में है मुथु स्वामी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पुरंदरदास। आंसर क्या आ जाएगा? पुरंदरदास। नेक्स्ट प्रश्न है कि सारंग देव काल में तांड रचना के लिए किस तिथि का प्रयोग होता है? सॉरी, किस विधि का प्रयोग होता है? सारंग देव काल में तांड रचना के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? ए में आपका है गणित, बी में है खंड मेरु, सी में है बीज गणित और डी में है सांख्यिकी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खंड मेरु, बी नंबर। सारंग देव काल में तान रचना के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो खंड मेरु विधि का। अगला प्रश्न है कि लोकगीत भवैया किस प्रांत की है? आपको पहले वाला वीडियो में भी हम बता चुके हैं। लोकगीत भवैया जो आपका है आपको पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर। बताइए कमेंट्स में क्या आंसर होगा। भवैया आपको पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। एक चीज और आपसे महत्वपूर्ण सूचना यह देना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ बीपीएससी मैराथन का ही वीडियो न देखें, मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में बीपीएससी म्यूजिक टीचर का स्पेशल बैच वहां पर तैयार किया गया है और जो स्टेट का जो हम वीडियो डाले थे उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाएगा। सब कहीं से पूछ सकता है, इसलिए सभी के सभी प्रश्न का आंसर आपको हम बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में बाबू 12 स्वर होते हैं कि 13 होते हैं कि 21 होते हैं कि 11 होते हैं? एक सप्तक में आपको 12 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं। रंग सिंगा किस श्रेणी का वाद्य है? रंग सिंगा किस श्रेणी का वाद्य है? तत् है कि वितत है कि धन है कि सुधीर? नहीं, सुशीर होगा। क्या होगा? सुशीरा। मिस्टेक से लिखा जाता है, रात्रि का समय है, रुशिर। रण सिंगा किस श्रेणी का वाद्य है? तो सुशीर का है। किसका है? सुशीर, मतलब डी नंबर आंसर क्या है बच्चों? सही है। रण सिंगा किस श्रेणी का वाद्य है? तो आपको हो जाएगा सुशीर का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि देश में कितने देशी प्रबंधों का वर्णन किया गया है? अर्थात कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि मतंगकृत, यहाँ पर लिखाएगा मतंगकृत, ध्यान दीजिएगा मतंगकृत लिख दे रहे हैं, मतंग
कृत, मतंगकृत बृहदेशी में बृहदेशी मतंगकृत बृहदेशी में कितने देशी प्रबंधों का वर्णन किया गया है? 49, 39, 40 और 42। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 39। कितना आंसर हो जाएगा? 39 है। मतंगकृत बृहदेशी में कितने देशी प्रबंधों का वर्णन किया गया है? तो 39 है। दक्षिणी ताल पद्धति के किन अंगों का प्रयोग आधुनिक ताल पद्धति में नहीं किया जाता है? तो गुरु भी नहीं किया जाता है, प्लुत भी नहीं किया जाता है, काकपद भी नहीं किया जाता है, अर्थात ये सभी सही हैं। मतलब डी नंबर, मतलब इनमें से किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, राग पीलू किस अंग का है? राग पीलू किस अंग का है? तोड़ी का है कि काफी का है कि मल्हार का है कि कन्हाड़ा का है? बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काफी। क्या हो जाएगा? काफी। राग पिल्लू किस अंग का है? तो काफी का है। राग पिल्लू किस अंग का है? तो काफी का है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कछापी बिना तार में तारों की संख्या कितनी है? कछापी बिना तार में तारों की संख्या कितनी है? तो 3, 4, 6, 8। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर 4। कछापी बिना में तारों की संख्या कितनी है? तो 4। कछापी बिना में तारों की संख्या कितनी है? 4। ऐसे भी कछापी देखिए 4 वर्ड का है, 4। इसका आंसर याद रख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंघन और अभ्यास किसे इंगित करते हैं? लंघन और अभ्यास किसे इंगित करते हैं? स्वरतान, राग घाट, या फिर अल्पत्व, बहुत्व, या अलंकार? बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वरतान का। किसका हो जाएगा? स्वरतान। कि लंघन और अभ्यास किसे इंगित करते हैं? तो स्वरतान का। लंघन और अभ्यास किसके इंगित करते हैं? तो स्वरतान का। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतूर वाद्य में तारों की संख्या कितनी होती है? 50, 100, 60, 80? पूरा पूरी 100। संतूर वाद्य में तारों की संख्या कितनी होती है? तो 100 है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रारंभिक हिस्से को अलारिपू कहते हैं? भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि भारतनाट्यम। भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रारंभिक हिस्से को अलारिपू कहते हैं? तो भरतनाट्यम। अगला प्रश्न मित्रों कि सारंगदेव ने अपने ग्रंथ में कितने गमक बताए हैं? गमक बताए हैं। ए में है 15, ए में है 5, बी में है 15, सी में है 10 और डी में है 20। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 15। आंसर कितना हो जाएगा? 15। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में से ग्राम को निर्दिष्ट कीजिए। निम्नलिखित में से ग्राम को निर्दिष्ट कीजिए। मतलब षडज, मध्यम, गंधार, ये सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये सभी 3 ग्राम है और तीनों को तीन याद दिया हुआ, षडज, मध्यम और ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि रे और ध स्वरों में कितना सूर्य अंतर है? ए में है 13, बी में आपका है, ए में है 13, बी में है 9, सी में है 10 और डी में है 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 13। मतलब 13 कहने का मतलब है कि ए नंबर। कितना नंबर? ए नंबर। फिर से ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रे और ध स्वर में कितना सूर्य अंतर है। तो क्या टिक आउट करिएगा? 13। कितना टिक आउट करना बच्चों? 13। मतलब ए नंबर। ठीक है। इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, आपको लगातार मदद किया जाएगा। और सभी वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें और कमेंट्स में आंसर जरूर दें बच्चों। बार बार बता रहे हैं कि आप कमेंट्स में आंसर देना ना भूलें। यदि आप कमेंट्स में यदि आंसर आप देना शुरू कर देते हैं तो 100% आपको याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अतः आज यहीं पे क्लास समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।